तो क्या आप अपने बाथरूम को रेनोवेट करवाना चाह रहे हो, फिर नया बाथरूम बनवाना चाह रहे हो और कंफ्यूज हो कई क्वेश्चंस को लेकर, टाइल क्या लें, डोर किस तरह का लें, गीजर किस तरह का लें, एग्जॉस्ट किस तरह का लें, लेआउट कैसे बनवाएं, तो फिक्र बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये है बाथरूम 101। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेज पर है बाथरूम के। मैं मान के चलूंगा आपके वहां कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो से हर चीज बताऊंगा, हर चीज इस वीडियो में कवर करी जाएगी। ये है उस वीडियो का पार्ट 2। नमस्कार, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो या नहीं भी करवाना चाहते, सिर्फ डिजाइनर से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, छोटा मोटा कोई डाउट है वो पूछना चाहते हो, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। पार्ट 1 में हमने लेआउट से वॉल टाइल्स तक ये 8 टॉपिक कवर करे थे। नहीं देखा है तो देख लो, आपको इनका ज्ञान मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे फॉल सीलिंग से, फिर जाएंगे हम डोर के टाइप्स पर, कौन सा डोर लगाया जाए, फिर हम बात करेंगे फिटिंग्स किस तरह की ली जाए, कौन सी वाली ली जाए, फिर हम बात करेंगे लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, उसके बाद हम चलेंगे मिरर पर, वहां से हम निकलेंगे वुड वर्क पर, यानी लकड़ी का काम किस तरह का किया जाए, फिर हम बात करेंगे एग्जॉस्ट की और लास्ट में हम बात करेंगे गीजर की। तो पार्ट 2 में ये बातें होने वाली हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर देखिएगा और बाथरूम के बारे में आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए, अब आपकी दीवारों पर क्या लगेगा वो भी फाइनल हो गया है। अब चलते हैं आपकी फॉल सीलिंग की तरफ। फॉल सीलिंग पे आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों की एक भ्रांति, एक मिथ हटा देता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि बाथरूम में फॉल सीलिंग करवानी ही नहीं चाहिए क्योंकि नीचे से जो मॉइस्चर आएगा या फिर गीजर का जो गर्म पानी की भाप होगी वो उठेगी, ऐसे में फॉल सीलिंग खराब हो सकती है। ये बिल्कुल मिथ है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आज तक पता नहीं कितने बाथरूम बना चुका हूं, अब तो मैं काउंट भी भूल गया हूं। नियरली 90% बाथरूम मैंने पीओपी की फॉल सीलिंग करवाई है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। फॉल सीलिंग में पीओपी यूज करते हो, हाँ, पानी से बचाना होता है, लेकिन वो इतनी कमजोर भी नहीं होती कि पानी कुछ वेपर्स या पानी की जो भाप होती है उससे वो खराब हो जाए। तो आप पीओपी की फॉल सीलिंग बिना किसी हिचक के बिल्कुल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पीवीसी या जिप्सम के भी ऑप्शन होते हैं जिनकी फॉल सीलिंग बनती है, लेकिन वो मैं अवॉइड करने कहूंगा। ऐसा इसलिए, एक तो देखने में पीवीसी अच्छी नहीं लगती, पहले तो ये है। दूसरा, कई बार जब हीट उठती है ऐसे में पीवीसी के जो स्क्रूज हैं वो ढीले हो सकते हैं, तो आपको एक टाइम के बाद उनमें मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। इससे अच्छा है कि आप सिंपल पीओपी की फॉल सीलिंग में जाइए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एचपीएल या एसीपी शीट की भी फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। उनके कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जस्ट मेक श्योर आपका बजट अच्छा हो, क्योंकि एक नॉर्मल फॉल सीलिंग 100 रुपये स्क्वायर फीट में हो जाती है, लेकिन आप एचपीएल या एसीपी में जाएंगे तो आपको 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्च करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लेबर, मटेरियल, एल्युमिनियम वगैरह सब मिलाकर इतना खर्चा आ जाता है। ऑल्सो, अगर आपका बाथरूम बड़ा है तो ही इन फॉल सीलिंग में जाइएगा, अदरवाइज आप नॉर्मल पीओपी की फॉल सीलिंग करवा लेना। अब जब भी आप फॉल सीलिंग करवाओ, खासकर पीओपी की, तो आपको बाथरूम में कोव्स नहीं देने हैं। कोव्स, जिनको नहीं पता क्या होता है, उनको मैं एनिमेशन के माध्यम से दिखा देता हूं। इनको कहते हैं कोव्स। ये देखने में अच्छे तो लगते हैं, इनमें जो लाइट निकलती है वो भी अच्छी लगती है। प्रॉब्लम ये है कि जब नीचे से गर्म पानी के वेपर्स निकलेंगे, ऊपर जाके वो इन कोव्स में सेटल हो जाते हैं और धीरे 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 मॉइस्चर बनने लगता है। ऐसे में यहाँ पर फंगस लगने की दिक्कत आ सकती है। इसलिए बाथरूम में जब भी करवाना हो, बिल्कुल पैक फॉल सीलिंग करवाना, यानी बिल्कुल लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट, बीच में कोई भी डिजाइन मत देना, वरना उनकी मेंटेनेंस करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये, एक बार इमेजेस देखिए, आप देख रहे हैं कैसे एक हिडन लाइट आ रही है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली ऐसा इफेक्ट कोब में बनता है, लेकिन बाथरूम में तो मैंने कोब बनाने से मना कर दिया। तो आप क्या करोगे, ऐसे में आपको एक फॉल सीलिंग में नीश बनवानी है। नीश क्या होता है वो मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखाता हूं। इसको कहते हैं कोव, जहां पर एक एल शेप बनाया जाता है, जहां पर वेपर्स आके इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन इसको कहते हैं नीश, जहां पर एक जगह छोड़ दी जाती है जिसके अंदर आप स्ट्रिप लाइट आराम से लगा सकते हैं और वो एग्जैक्टली ऐसा इफेक्ट देगी जो आपको चाहिए। देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो बाथरूम में पैक फॉल सीलिंग करवाना, लेकिन किसी एक दीवार पर इस तरह के नीश निकलवा सकते हो जहां से लाइटिंग बहुत अच्छे से नीचे आ जाएगी। चलिए, अब हमने फॉल सीलिंग भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं फॉल सीलिंग का जो लाइटिंग लगेगी, आपके बाथरूम में जो लाइटिंग लगने वाली है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बाथरूम में 3 लेयर ऑफ लाइटिंग देनी है। सबसे पहले सबसे ऊपर लेयर आएगी हिडन लाइट की, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनको अक्सर वॉल वॉशर लाइट भी कह दिया जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अंदर की तरफ एक लाइट लगाते हैं जहां पर आपका लाइट का सोर्स नहीं दिखता, लेकिन वहां की लाइटिंग दिखती है।
देखने में बहुत अच्छी लगती है और ये लगेगी आपकी फॉल सीलिंग में। हालांकि मैंने ये बात लास्ट पॉइंट में बता दी थी, रिपीट कर देता हूं, ये लगाने के लिए आपको फॉल सीलिंग में कोव नहीं देना है, आपको फॉल सीलिंग में नीश करवानी है। उस नीश में आपको एक स्ट्रिप लाइट लगवानी है, वार्म व्हाइट कलर की 240 एलईडी पर मीटर वाली एलईडी स्ट्रिप आपको लेनी है और यहां पर लगा देनी है। उससे इस तरह का इफेक्ट आएगा जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ लाइट और ये किसी एक दीवार की तरफ ही आनी चाहिए। रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो शॉवर वॉल है उसकी तरफ करवाना, देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो पहली हो गई ये लेयर ऑफ लाइट। सेकंड लेयर ऑफ लाइट आती है आपकी फॉल सीलिंग के अंदर जो लाइट लगने वाली है उनका। यहां पर आपको दो चॉइसेस मिलती हैं, आप या तो पैनल लाइट यूज कर सकते हैं या आप सीओबी लाइट यूज कर सकते हैं। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, पैनल लाइट यूज करोगे तो कोई एक जगह फोकस लाइट नहीं फेंकती, वो पूरे बाथरूम को लाइट अप करने के लिए यूज होती है। तो आपको बाथरूम में पैनल लाइट का यूज नहीं करना है, तो इसको तो कर दो क्रॉस। आपको यूज करनी है सीओबी लाइट। सीओबी लाइट की खासियत ये होती है कि ये जहां भी लगाई जाए वहां से 40 डिग्री के एंगल में लाइट फेंकती है, तो इसके नीचे जो चीज है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देती है। और अगर आपको देखना हो तो आप कोई भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, 7 स्टार होटल में जाएंगे, वहां पर हमेशा सीओबी लाइट का यूज होता है आपके बाथरूम में, ताकि उनका बाथरूम कहीं ज्यादा अच्छा दिख सके। आपको भी ये टेक्निक यूज करनी है और अपने बाथरूम में पैनल लाइट की जगह हमेशा सीओबी लाइट का ही यूज करना है। अब अगला डाउट आपका आ सकता है कि सीओबी लाइट कहां लगाई जाए, तो इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स बता देता हूं। आपको देखना है आपकी सीट कहां लगी है, उसमें जो बीच में होल होता है एक लाइट एग्जैक्टली उसके ऊपर जाएगी। फिर देखना है वॉश बेसिन का है, उसके बीच में जो होल होता है एक लाइट एग्जैक्टली उसके ऊपर जाएगी। और ऐसे ही आपका जो शॉवर एरिया है जहां पर आप खड़े होकर नहाने वाले हैं, एक लाइट एग्जैक्टली उसके ऊपर जाएगी। आपका बाथरूम बड़ा है, चाहे तो सिमेट्री बनाने के लिए इनके ऑपोजिट तरफ भी लाइट डाल दो, वरना ये लाइट तो आपको डालनी है, ताकि जब भी ये जलें तो नीचे फोकस लाइट आए और आपके जितने भी फिटिंग्स हैं देखने में बहुत अच्छी लगे और आपका बाथरूम एकदम से लग्जूरियस लगने लगेगा। लेकिन जब भी आप ये लाइट यूज करोगे तो काफी लोग एक प्रॉब्लम के बारे में कहते हैं, वो ये, सीओबी लाइट जब यूज होती है तो आपके नीचे की तरफ तो बहुत लाइट हो जाती है, लेकिन आपके ऊपर की तरफ यानी जो सीलिंग हो गई, सीलिंग के नीचे जो 1-2 फुट का एरिया है उसमें थोड़ा सा अंधेरा फील होने लगता है। ऐसे में आप चाहें तो आप प्रोफाइल लाइट का यूज कर सकते हैं, यानी फिटिंग्स के ऊपर आपने लगा दी सीओबी लाइट और उनके सामने लगा दी आपने प्रोफाइल लाइट। एनिमेशन के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि कहां हमने सीओबी प्लेस करी है और कहां प्रोफाइल यूज करी है। प्रोफाइल का बेसिकली पर्पस ये होगा कि आपके पूरे बाथरूम में थोड़ी सी रोशनी भर दे, और सीओबी लाइट का ये मकसद होगा कि आपके नीचे जो फिटिंग्स आ रही है उन पे अच्छी खासी लाइट आ सके। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके बाथरूम की लाइटिंग आपको करनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि इन लाइट्स का कलर क्या लेना चाहिए। कलर 3 तरह के हो सकते हैं, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट या कूल व्हाइट। कूल व्हाइट तो आप बिल्कुल आउट कर दो, वो तो यूज करना ही नहीं है। इनफैक्ट घर में कोई भी मैं वीडियो बनाऊं, याद रखना स्टडी एरिया छोड़कर मैं कहीं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कूल व्हाइट का यूज करें। तो बाथरूम में 2 चॉइस बचती हैं, वार्म व्हाइट या नेचुरल व्हाइट। मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी कि आप वार्म व्हाइट कलर को यूज कर सके, देखने में आपका बाथरूम बहुत ज्यादा लग्जरी फील देने लगेगा। फिर भी काफी लोगों को लगता है कि भाई वार्म व्हाइट कर लिया तो थोड़ा येलो येलो सा हो जाएगा पूरा, उनको देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे में आप नेचुरल व्हाइट लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन कूल व्हाइट बिल्कुल मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि कितने वॉट की लाइट डालनी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने बाथरूम का साइज कैलकुलेट करिए, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उतनी टोटल वॉट की लाइट आपको चाहिए। तो अब आपके बाथरूम में 2 लाइट लग रही है, 3 लाइट लग रही है, 5 लाइट लग रही है, 10 लाइट लग रही है, जितनी भी लग रही है, आपको बस उस आंसर तक पहुंचना है। यानी मान लो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 30 वॉट्स, तो टोटल 30 वॉट्स आपको चाहिए। अब आप 2 लाइट लगा रहे हैं, 3 लाइट, 5 लाइट, जितनी भी लगा रहे हैं उसको डिवाइड कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा कि एक लाइट कितने वॉट की होनी चाहिए। ये आपकी सेकंड लेयर ऑफ लाइट बन गई। लेकिन याद रखना, मैंने कहा था 3 लेयर ऑफ लाइट, यानी एक लेयर अभी भी बची है। जो अगली लेयर आएगी वो आती है आपकी वॉल्स पर। वॉल्स पर 2 जगह लाइट आ सकती हैं। एक तो आपकी निशेस के अंदर डलेंगे, जो मैंने शायद दूसरे या तीसरे पॉइंट में कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि वहां आपको इस तरह की सिलिकॉन प्रोफाइल लाइट का यूज करना है, वार्म व्हाइट टोन में, देखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगली वाली जो लाइट है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल में बताता हूं। वो है मिरर के आसपास जो लाइट आने वाली है। यहां पर लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो ये कि जब भी मिरर लगाते हैं वो उसके ऊपर की तरफ लाइट लगा देते हैं, जो एक बेहद गलत तरीका है। आप थोड़ा लॉजिक लगाइए और सोचिए, जैसे मैं शूट कर रहा हूं, मेरे सामने की तरफ लाइट है तो मेरे मुंह पर आ रही है, तो मेरा फेस सही दिख रहा है। देखिए यही लाइट अगर मेरे सर के ऊपर आ जाए, जो आपके मिरर के ऊपर होती है, तो मेरी नाक के नीचे, होठ के नीचे, आंखों के नीचे थोड़ा परछाई दिखने लगती है, यानी हम अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पाएंगे।
इसलिए आपको मिरर के ऊपर की तरफ कभी लाइट नहीं लगानी है, आपको उसके लेफ्ट में, राइट में, और जगह कम है तो किसी एक तरफ लाइट लगानी है ताकि लाइट आपके सामने से आ सके और आपका फेस में कोई भी शेडो क्रिएट ना हो और आपका फेस आपको ठीक से दिख सके। और ये वाली लाइट भी आपको लेनी है वार्म व्हाइट टोन में, यानी यहां पर नेचुरल व्हाइट का भी ऑप्शन मैं काट देता हूं, ये भी आपको लेनी है वार्म व्हाइट टोन में। तो नेचुरल व्हाइट और कूल व्हाइट दोनों ही आउट हो गई। तो इन 3 लेयर को मिलाकर आपको अपने बाथरूम की लाइटिंग को प्लान करना है ताकि आपका बाथरूम जितना भी है काफी ज्यादा लग्जूरियस लग सके। चलिए लाइटिंग अब हो गई, अब चलते हैं आपकी फिटिंग्स की तरफ। फिटिंग्स कौन से कलर की होगी, क्या डिजाइन होगा, क्या कंपनी होगी, ये सब आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहां मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक गाइडलाइंस दे देता हूं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद ही आपको फिटिंग चूज करनी है। तो पहली गाइडलाइन ये है कि कभी भी ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब भी आप मार्केट में जाओगे आप एक चीज नोटिस करोगे, मान लो जैगुआर की एक सीट है जो आपको 15,000 की पड़ रही है, सेम डिजाइन आपको एक लोकल ब्रांड में 5 या 6,000 का मिल जाएगा। अब प्राइस डिफरेंस इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है हमारे मन में आता है कि ठीक है जैगुआर की जरूरत है, सेम तो दिख रही है, ले लेते हैं। ऐसे में कई बार शॉपकीपर भी क्या कहते हैं, 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। लेकिन आप खुद सोचिए, और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, मैंने दोनों ही लोकल और कंपनी वाली बहुत यूज करी हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है अगर 10 मैं लोकल लगा रहा हूं, अगले 2 साल में उनमें 6 में दिक्कत आती है। और जो ब्रांडेड वाली है ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर मैं 10 ब्रांडेड फिटिंग्स यूज कर रहा हूं उनमें से प्रॉब्लम आएगी 1 में या 2 में। और आज के बिजी लाइफ में आप खुद सोचिए, 2 दिन के लिए आपका बाथरूम काम करना बंद कर दिया, उसमें लीकेज हो जाए तो कितनी बड़ी सरदर्दी बन जाती है। तो क्या आपके पास टाइम होगा कि फिटिंग्स को वहां से निकलवाओ, प्लम्बर को बुलाओ, शॉप पर जाओ, रिप्लेस कराओ, वापस लाओ? ऐसा नहीं होता है। ऐसे में जो मेंटल फटीग है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको ब्रांड से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जाने दो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर लो। और ब्रांड्स की बात करी जाए तो अगर आप बजट में रहना चाहते हो तो आप सेरा, सोमानी या एशियन पेंट है, इनकी फिटिंग ले सकते हो। थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप जैगुआर हिंडवेयर में देख सकते हो। थोड़ा सा बजट और अच्छा है तो पेरीवेयर या ग्रो ही देख सकते हो। और बजट बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आप डिजाइनर ब्रांड्स में भी जा सकते हो। लेकिन आपको जाना हमेशा ब्रांड में ही है। बजट की प्रॉब्लम है तो ब्रांड में लोअर मॉडल ले लेना, लेकिन कभी भी नॉन ब्रांडेड आइटम मत लेना। तो पहली गाइडलाइन तो ये हो गई। अगली गाइडलाइन आती है आपके शॉवर के लिए। जब भी आप शॉवर लेने जाएं तो इस तरह की छोटी रॉड 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच वाली मत लेना, कम से कम 12 इंच वाली रॉड लेना। देखने में कहीं ज्यादा अच्छी लगती है, कहीं ज्यादा मॉडर्न लगती है। ये जो छोटी वाली रॉड है ना, इनका ट्रेंड चला गया है, अब देखने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमेशा थोड़ी बड़ी रॉड लेना ताकि वॉल से शॉवर का डिस्टेंस काफी ज्यादा मेंटेन किया जा सके। हालांकि आप यहां पर रेन शॉवर के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप रेन शॉवर अपने बाथरूम में लगवाना चाह रहे हैं तो प्लम्बिंग के टाइम पर ही, यानी जब मैं 3rd या 4th पॉइंट कवर कर रहा था, उसी पॉइंट पर आपको अपने प्लम्बर को बताना होगा कि रेन शॉवर देना है ताकि वो पाइप आपको ऊपर तक ले जा सके और ऊपर से शॉवर नीचे आ सके। ऐसे ही शॉवर रॉड के बाद जो शॉवर हेड होता है वो लगेगा, वो भी आपको छोटा वाला 4 इंच 6 इंच में नहीं जाना है, कम से कम 8 इंच वाला लेना। उससे बड़ा लो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 8 इंच वाला तो आपको लेना ही है। उससे कम में आपको नहीं जाना है, देखने में अच्छा नहीं लगता। 3rd गाइडलाइन आती है आपकी WC यानी आपकी सीट के बारे में। सीट में आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं, आप फ्लोर माउंटेड ले सकते हो, आप वॉल माउंटेड भी ले सकते हो। इनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जहां पे मैंने हर पैरामीटर पे इन दोनों को कंपेयर किया है, जहां से आपको हेल्प हो जाएगी चूज करने में कि क्या लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यहां मैं शॉर्ट में बता देता हूं, अगर आपको स्लीक, स्टाइलिश, मॉडर्न लुक चाहिए तो आपको हमेशा वॉल माउंटेड में जाना होगा। बजट थोड़ा सा हाई रखना होगा। लेकिन अगर आपको कुछ मेंटेनेंस फ्री और सस्ता चाहिए तो फिर आप फ्लोर माउंटेड में भी जा सकते हो। 4th गाइडलाइन आती है आपके वॉश बेसिन के बारे में। वॉश बेसिन में आपको मोटे मोटे 2 चॉइसेस मिल सकती हैं। वैसे वॉश बेसिन होते तो 14 से 15 प्रकार के हैं, लेकिन आजकल ये 2 तरीके के वॉश बेसिन चल रहे हैं। एक को कहते हैं अंडर काउंटर और एक को कहते हैं काउंटर टॉप। ये 2 अलग अलग प्रकार के वॉश बेसिन है। इनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। शॉर्ट में यह है कि अगर आपको मेंटेनेंस फ्री बजट में कुछ चाहिए तो आप इस तरह का अंडर काउंटर वाला वॉश बेसिन लो। इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है और साफ करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपको कुछ स्टाइलिश मॉडर्न चाहिए जिसमें कुछ डिजाइनर एलिमेंट भी आप डाल सकें तो फिर आपको इस तरह का काउंटर टॉप वाला वॉश बेसिन लेना होगा, जो थोड़ा महंगा आता है, थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब आपकी फिटिंग्स भी फाइनल हो गई। अब चलते हैं आपके मिरर की तरफ, जो आपके बाथरूम में काफी ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट रहने वाला है।
मिरर तो वैसे लगाएंगे ही, लेकिन आप ट्राई करें कि मिरर जितना बड़ा ले सके उतना ज्यादा अच्छा है। अब इस तरह के छोटे मिरर का ट्रेंड नहीं रहा है, देखने में ओल्ड फैशन लगने लगते हैं, तो वो आपको लेना भी नहीं है। ट्राई करिए कि आपका जो मिरर है वो नीचे से यानी आपकी वॉश बेसिन के लेवल से बिल्कुल टॉप तक जा सके, तो बहुत अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस आपका जो बाथरूम का साइज है वो भी वो थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा। आजकल यही ट्रेंड है, यही आपको फॉलो करना है। अब आप मिरर गोल लेना चाहते हैं गोल ले लीजिए, ओवल लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, राउंडेड कॉर्नर वाला लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, रेक्टेंगल लेना है, स्क्वायर लेना है, सब आपके ऊपर है, लेकिन उसका साइज जितना बढ़ा सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन जब भी आप साइज बढ़ाओ इस चीज का ध्यान रखना कि लेफ्ट राइट या किसी एक तरफ लाइट लगनी है, तो उसका साइज उसी हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके चलना। वैसे आजकल मार्केट में इस तरह के एलईडी मिरर्स भी आ गए हैं, थोड़े एक्सपेंसिव जरूर होते हैं लेकिन देखने में काफी अच्छे लगते हैं। ये भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं मेक श्योर कि मिरर जहां भी आने वाला है उसके पीछे एक वायर हो लाइट का, जहां पर इसको अटैच किया जा सके ताकि बाहर से वायर ना दिखे। अब ये गलती एक दो जगह मैं कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। पहले नॉर्मल मिरर लगाने का प्लान था, बाद में क्लाइंट की डिमांड आ गई कि एलईडी वाला मिरर लेना है, तो ऐसे में जो वायर है वो बाहर से दिखता है, देखने में बहुत गंदा लगता है, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। चलिए मिरर हो गया, अब चलते हैं आपके बाथरूम के वुडवर्क की तरफ, यानी जैसे वैनिटी बनेगी, सीट के ऊपर कैबिनेट बनेगा, इन सब में लकड़ी का इस्तेमाल होता है और पानी और लकड़ी एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऐसे में आपको किस तरह की लकड़ी का यहाँ यूज करना चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें से क्या नहीं लेना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेना है और क्यों लेना है। तो ऑप्शन की बात करी जाए तो हमारे पास HDHMR बोर्ड है, हमारे पास BWP बोर्ड है, BWR है, MR है, WPC बोर्ड है, MDF है, SDF है, पार्टिकल बोर्ड है। तो ये ऑप्शन है जहां लकड़ी का कुछ भी काम हो इनमें से बनाया जा सकता है। इनमें से आपको पार्टिकल बोर्ड, SDF बोर्ड, MDF बोर्ड, MR प्लाई, इन सबको क्रॉस कर दो, ये आपको यूज नहीं करने हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को नहीं झेल सकते, एक टाइम बाद ये फूलने लग जाएंगे, तो इनको आप बिल्कुल आउट कर सकते हो। अब जो ऑप्शन बचे उनकी बात कर लेते हैं। इनमें से सबसे उचित, सबसे ऊपर लेवल पर जो ऑप्शन है वो आता है BWP प्लाई। सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है मेरे हिसाब से, और अपने प्रोजेक्ट्स में मैं इसी का यूज करना पसंद करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है। जिनको ना पता हो, शिप में भी जो लकड़ी का काम होता है वो भी इसी BWP प्लाई का ही होता है, ताकि पानी से कोई भी असर ना आए। आप शिप वाली यूज कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि शॉवर से सीधे पानी आ सकता है वैनिटी पर, कहीं कैबिनेट पर, तो आप बेझिझक होकर BWP प्लाई का यूज कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ तो होती है, लेकिन इसका एक मेजर बेनिफिट ये भी है, इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो आपको आगे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके जो कब्जे हैं, जो हैंडल्स हैं, वो कभी ढीले हो सकते हैं। ऐसा केस नहीं होने वाला। इस बोर्ड की डाउन साइड बस ये है कि ये एक्सपेंसिव आएगा। बाकी जो बोर्ड है 60 से 80 रुपीज, 90 रुपीज स्क्वायर फीट में आपको मिल जाएंगे। ये बोर्ड आपको 130-140 स्क्वायर फीट में मिलेगा, तो आपको बजट का थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बजट को थोड़ा कंट्रोल करना है और आपको पता है कि सीधे पानी नहीं गिरने वाला है किसी भी चीज के ऊपर, बाथरूम बड़ा है, चीज सेपरेट है थोड़ी, तो ऐसे में आप BWR या HDHMR बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में ही वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, वाटर प्रूफ नहीं, यानी कंटिन्यूअस पानी गिरेगा तो नहीं झेल पाएंगे। पानी को छींटे हैं, पानी के वेपर्स हैं, झेल लेंगे। इनमें भी मैं कहूंगा BWR को ऊपर रखना, HDHMR को नीचे रखना, क्योंकि पानी को तो दोनों एक जैसा झेलेंगे, लेकिन BWR की जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है HDHMR के मुकाबले, तो वो काफी ज्यादा अच्छे से स्क्रू को होल्ड कर सकता है। तो भविष्य में कब्जे निकलना, हिंजेस निकलना, हैंडल निकलना, इस तरह की कंप्लेन आपको नहीं आएंगी। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसको कहते हैं WPC बोर्ड। पूरी तरह वाटरप्रूफ होता है, जैसे BWP होता है ना, पानी से कोई असर नहीं होना, इसको भी पानी से कोई असर नहीं होता। तो आपके बाथरूम में जो पैनलिंग होने वाली है अगर कहीं पर, करवा सकते हो, लेकिन इसको मैं वैनिटी या कहीं कैबिनेट बन रहा है उसमें अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा पुअर होती है। इसमें जो अच्छी डेंसिटी वाला भी आता है उसकी भी ज्यादा नहीं होती, और इस वजह से वैनिटी यानी जहां पर प्रेशर आ सकता है वहां पर मैं इसको अवॉइड करने के लिए कहता हूं। तो यानी जो टॉप कंटेंडर है वो हो गया BWP, उसके नीचे आया BWR, फिर आया HDHMR और फिर आया WPC बोर्ड। वैसे मार्केट में आपको PVC की भी कैबिनेट मिल जाती है, PVC की वैनिटी मिल जाती है, चाहे ले सकते हैं, बजट भी उसका अच्छा रहता है, काफी सस्ती मिलती है, लेकिन शायद देखने में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा चीप लुक देती है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता आपको। चलिए वुड वर्क भी अब हो गया, अब चलते हैं आपके बाथरूम के डोर्स की तरफ।
डोर्स में एक बहुत मेजर जो क्वेश्चन है लोगों का रहता है कि बाथरूम के डोर्स गलने नहीं चाहिए पानी से। ऐसा काफी डर बना रहता है और हमारी कंसल्टेंसी में भी लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं हमसे। ऐसे में अगर आपको बहुत डर है कि भाई पानी से कुछ नहीं होना चाहिए, आप मुंबई चेन्नई जैसे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट वैसे भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप यूज कर सकते हैं WPC की चौखट और डोर्स। ये रेडीमेड मिलती हैं तो आपको लाकर बनवानी नहीं पड़ेगी, सीधा के फिट हो जाती हैं और पानी से इनको कोई असर नहीं होता। इनको पानी में डुबा के रख दो, इनको तब भी कुछ नहीं होने वाला। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको बनाया ऐसे जाता है कि इनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। तो जैसे WPC बोर्ड है ना, उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है, इनमें वो केस नहीं होता। तो आपको भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी कब्जे, आपके स्क्रूज कभी ढीले हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको उतना डर नहीं है, आपको एक सिंपल सोबर अच्छी चीज चाहिए और पानी को भी वो ठीक ठाक झेल जाए, तो ऐसे में आप अच्छी लकड़ी की चौखट बनवाइए। जैसे टीक हो गया, आइवरी कॉस्ट हो गया, चाप की लकड़ी हो गई, इनकी आप चौखट बनवाते हैं, पानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके ऊपर जो डोर लगवाएंगे, फ्लश डोर लगवाइए, वाटरप्रूफ लगवाइए, अच्छी कंपनी का लगवाइए, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके ऊपर आप विनर लगवाइए, लैमिनेट लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं 80% में आप इन्हीं तरह का यूज करते हैं। WPC का यूज हमने हार्डली 20% प्रोजेक्ट में ही किया है, तो आप बिना डरे इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल लकड़ी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिरंडी लकड़ी हो गई, सस्ती आती है लेकिन वो काफी ज्यादा बेकार भी होती है, उनके गलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो लोकल लकड़ी का यूज करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। लेकिन टीक, चाप, आइवरी, इस तरह की लकड़ी का यूज करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा काफी लोग PVC या आयरन के डोर और चौखट का भी यूज करते हैं। मेरे हिसाब से देखने में वो अच्छा नहीं लगता। कहीं सर्वेंट बाथरूम है, छत के ऊपर कोई बाथरूम बना हुआ है, ठीक है वहां यूज कर लो, लेकिन घर के अंदर अगर आप PVC के डोर्स या लोहे के दरवाजे लगा रहे हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, तो उनको मैं एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करने को कहूंगा। हाँ, पानी झेल जाएंगे, एग्री, लेकिन वो देखने में भी तो आपकी जो शोभा है, जो ब्यूटी है, वो गिरा देंगे। ऐसे में उनका भी यूज आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाथरूम में जो एग्जॉस्ट लगेगा उसका। अब देखिए, एग्जॉस्ट में ना 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला होता है इस तरह का सीलिंग एग्जॉस्ट, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा होता है इस तरह का विंडो एग्जॉस्ट, जो देखने में शायद उतना अच्छा ना लगे लेकिन काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो अगर आपका बाथरूम पर्सनल यूज के लिए, यानी आपके बेडरूम से अटैच है या फिर उसको 1 या 2 लोग यूज करने वाले हैं, तो आप नॉर्मल इस तरह के सीलिंग एग्जॉस्ट में चले जाइए। ये आपको 4 इंच और 6 इंच के मॉडल्स में किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, और ये काफी होता है एक पर्सनल बाथरूम के लिए। इतने ही उसमें स्मेल होती है जो उसको आराम से बाहर फेंक सके। लेकिन अगर आपका बाथरूम ऐसा है जैसे पूरे घर में एक ही बाथरूम है, या फिर ऐसी जगह पे बाथरूम है जहाँ काफी लोग उसको यूज करने वाले हैं, तो आप इस तरह के सीलिंग एग्जॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फिर आपको विंडो एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा। ये देखने में शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन ये कैपेसिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छा होता है, और 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच कई साइजेस में मिल जाता है। तो काफी अच्छे से अंदर की जो मॉइस्चर है, अंदर की जो स्मेल है, उसको बाहर फेंक देता है। और अगर आप डिसाइड करते हैं सीलिंग एग्जॉस्ट के साथ जाने का, तो याद रखिए आपकी जो फॉल सीलिंग है उसी हिसाब से उसको डाउन करना होगा। मान लो आप 4 इंच का एग्जॉस्ट लेने वाले हो, तो उसके लिए आपकी जो सीलिंग है उसको कम से कम 5 इंच डाउन करिए, ताकि इसका जो पाइप है आराम से बाहर जा सके। तो इसी हिसाब से आपको एग्जॉस्ट पहले डिसाइड करना है कौन सा लेना है, ताकि आप फॉल सीलिंग वाले को बता सके कि सीलिंग कितनी डाउन रखनी है। साथ ही में जब भी आप ये एग्जॉस्ट लें, नॉर्मल वाला मत लेना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं कंपनियों के, आप वो ले सकते हैं, सारे अच्छे लगेंगे, डिपेंड करता है आपकी पसंद क्या है। और जहां भी इसका पाइप बाहर निकले, बाहर की तरफ इस तरह की कैप जरूर लगवा लेना, ताकि बाहर से कोई भी मॉस्किटो है, कोई इंसेक्ट है, वो अंदर की तरफ ना आ पाए। चलिए एग्जॉस्ट से चलते हैं अब अपने लास्ट पॉइंट पर, जो है गीजर का पॉइंट। गीजर हमारे बाथरूम में होता ही होता है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब उसको हाइड करने के 3 तरीके हैं। मैं सबसे टॉप वाले तरीके से यूज करता हूं, जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि बाथरूम में गीजर रखो ही मत। आप बाहर कोई साफ्ट है, पीछे की बालकनी है, कहीं है, वहां पर रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपके बाथरूम से आपकी गीजर का डिस्टेंस 6 से 10 फीट के बीच में रहे। लेकिन मेक श्योर आपका जो गीजर है आपके बाथरूम से 10 फीट से दूर ना हो, वरना उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। तो ये आपको इंश्योर करना होगा, और देखिए कि बाहर कहां वो लग सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है साइड में कोई साफ नहीं है, बैक बालकनी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आप एक फॉल सीलिंग बनवा सकते हैं और उसके ऊपर की तरफ गीजर रख सकते हैं। ऐसे में आपको गीजर ये वाला नहीं लेना है, आपको लेना है इस तरह का वर्टिकल गीजर, जो आपकी हाइट को कम ऑक्यूपाई करे, ताकि आपकी फॉल सीलिंग को बहुत ज्यादा नीचे ना आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी जस्ट अ डिस्क्लेमर, आप ये वाला भी यूज करते हैं
तो भी आपकी फॉल्स सीलिंग कम से कम 2 फीट तो नीचे आएगी। यानी आपकी बाथरूम की जो हाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो उतनी अच्छी नहीं भी है तो जहां भी गीजर लगने वाला है एक तरफ फॉल्स सीलिंग नीचे करवा लो, बाकी सब में नॉर्मल करवा लो, जहां पर आप इस गीजर को अंदर की तरफ फिट कर सको। और जहां भी ये गीजर फिट हो वहां पर फॉल्स सीलिंग में एक ओपनेबल डोर जरूर देना है, जिसको खोल के अंदर से गीजर कभी खराब हो गया उसको ऑपरेट किया जा सके। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप इस तरह के ऑप्शन में भी जा सकते हो जब नॉर्मल गीजर लग सकता है, लेकिन उसको हाइड करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग जुगाड़ है जो मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। इनमें भी आप जा सकते हो, लेकिन यहां पर आपको काफी ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी आप गीजर को हाइड कर पाओगे। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है, इन तीनों में से कोई भी आपको पसंद नहीं आया, तो आप नॉर्मल गीजर लगवाना, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, इस तरह का वर्टिकल वाला, ताकि आपके नीचे की हाइट वो कम से कम घेरे और ऊपर की तरफ भी वो खत्म हो जाए। एटलीस्ट नीचे की जो हाइट है आप वहां पर कोई कैबिनेट वगैरह बनवाकर उसका यूज कर पाओगे, तो आप इस तरह के गीजर में भी जा सकते हो। और इसी के साथ हमारे बाथरूम के सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। आई नो लंबी वीडियो थी, लेकिन जरूरी था हर एक पॉइंट बिल्कुल 0 से लेके 100 तक बताना, ताकि बाथरूम डिजाइन करते वक्त या बाथरूम प्लान करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में डिस्कस करे गए सारे पॉइंट्स आपको पसंद भी आए होंगे, प्लस समझ भी आए होंगे। फिर भी ना आए, आप नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपका जवाब 15 से 20 मिनट के अंदर 100% दे देगी। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।